नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। और क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो अब इन कथनों पर आपको विचार करने हैं। तो जो जो कथन दिए हुए हैं उनको आपको पढ़ना है और आपको ये पता लगाना है कि क्या ये कथन सही है या यह कथन गलत है। और नीचे दिए गए जो कूट हैं उन कूट की मदद से आपको उत्तर निकालना होगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पृथ्वी के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से आबद्ध है। अब इस पहले स्टेटमेंट को आप देखिए। तो देखिए, जो पृथ्वी है कह रहा है कि इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है, लगभग कितना? तो आप कहेंगे 3200 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की परतें हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये अर्थ के चारों ओर गैसों का आवरण है, यह आवरण क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह अपनी ओर गैसों को खींच के रखता है। तो हम वायुमंडल की परिभाषा के बारे में जब पढ़ते हैं तो यह मिलता है कि वायुमंडल का मतलब है गैसों का ऐसा आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर आबद्ध है। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर गैसें विद्यमान हैं। अब अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो यह स्टेटमेंट करेक्ट प्रतीत होता है। तो हम ये मान लेंगे कि पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है पृथ्वी पर गैसों की अधिकांश मात्रा की उत्पत्ति ज्वालामुखीयता द्वारा हुई है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा वायुमंडल बना है, इस वायुमंडल का निर्माण जो है वह ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, इसके संदर्भ में दो सिद्धांत हैं, यानी कि वायुमंडल की उत्पत्ति, इस उत्पत्ति से संबंधित दो मत हैं। एक ये है कि जो हमारी आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा था, यानी कि आप जानते हो कि पृथ्वी का निर्माण कहा जाता है कि सूर्य से ही हुई, तो सूर्य का ही पार्ट है। तो आप देखेंगे कि आकाश गंगा में परिक्रमण, और दूसरा जो इसका सिद्धांत है वह है ज्वालामुखीयता सिद्धांत। यानी कि वायुमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत हैं। और कहा जाता है कि आकाश गंगा में परिक्रमण का मतलब क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें ये सूर्य है, यानी ये सन है, तो आप पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि मान लो पृथ्वी का कहा जाता है कि पृथ्वी का निर्माण जो इसके चारों ओर मैटर फैला हुआ था, उस मैटर में न्यूक्लिएशन हुआ, और न्यूक्लिएशन होने के कारण चारों ओर से यहाँ से जो पार्टिकल्स है वह मिलते गए और यह एक बड़ा पिंड बन गया। इसी प्रकार से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, और जब इन ग्रहों का निर्माण हुआ तो सूर्य से ही ये सब निकले हुए पार्ट थे। तो कहा जाता है कि गैसें भी यहाँ से आ गई। यानी कि वायुमंडल का निर्माण कहा जाता है कि जो आकाश गंगा में सारे पिंडों का निर्माण जो हो रहा था, और वहीं से गैसों का भी पृथ्वी पर आविर्भाव हो गया। बट प्रेजेंट टाइम में यह बात मान्य नहीं है। अगर हम कहें कि इस विधि से, या गैलेक्टिकल मोशन थ्योरी इसको कहते हैं, गैलेक्टिकल मोशन थ्योरी के द्वारा कितना गैस मिला, तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा, तो 1%। यानी यह बात अमान्य हो गई कि गैलेक्टिकल मोशन के द्वारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, तो यह बात गलत साबित हो गई। बाद में आप देखेंगे चैम्बरलिन महोदय का एक सिद्धांत है, ज्वालामुखीयता सिद्धांत। इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं कि पृथ्वी शुरू में क्या था, एक गैसियस फॉर्म में था,
गैस का गोला था और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लिक्विड फॉर्म में चली गई, और लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे सॉलिड हो गया, यानी कि क्रस्ट का निर्माण हो गया। अगर हम कहें कि ये क्रस्ट का निर्माण हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पृथ्वी है और ऊपर का पार्ट ये सॉलिड हो गया, यानी ये क्रस्ट का निर्माण हो गया। जब क्रस्ट का निर्माण हो गया और पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो मेंटल आप देख रहे हो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिविज्म, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी के कारण यहाँ से एनर्जी निकल रही थी, एनर्जी बाहर की ओर निकल रही थी। तो अब ऐसे में ऊपर का पार्ट क्या हो गया है, ये सॉलिड हो गया है। अब एनर्जी अंदर से बन रही है, अब वो एनर्जी बाहर निकलना चाह रही है, बट ये क्रस्ट उसको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तो इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में हाई एनर्जी के कारण इसमें बैलूनी इफेक्ट होने लगा, यानी कि पृथ्वी गुब्बारे की तरह फूलने लगी, और गुब्बारे की तरह फूलते फूलते एक समय के बाद क्या हुआ, इसमें लाखों करोड़ों ब्लास्ट हो गए, यानी कि इसमें आप देखेंगे तमाम वल्केनों का निर्माण हो गया। इस तरह से तमाम वल्केनों का इसमें निर्माण हो गया। जगह जगह पर क्या हुआ कि ये फट गया ऐसे, और लावा बाहर आ करके ऐसे इसका इरप्शन होने लगा इस तरह से। तो तमाम सारे वल्केनो बन गए, और पूरे पृथ्वी पर आप देखेंगे लाखों साल लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था तो इसी समय अंदर का जो मैग्मा बाहर आ रहा था, उसी में से बहुत सारी गैसें भी बाहर निकलना शुरू हुई। और जब ये गैसें बाहर निकली तो जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, वह गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों को होल्ड कर लिया, और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का निर्माण हो गया। तो यह ज्वालामुखीता सिद्धांत है। तो इस आधार पर अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि पृथ्वी पर गैसों की अधिकांश मात्रा की उत्पत्ति ज्वालामुखीता द्वारा हुई है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। वहीं पर तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तापमान एवं आर्द्रता का संबंध वायुमंडल से है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब कह रहे हैं कि तापमान और आर्द्रता का संबंध वायुमंडल से है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए ध्यान से, ये अगर पृथ्वी है, यहाँ पर ये अर्थ है, और इस तरह से आप देखेंगे वायुमंडल है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और फिर आपका आयनोस्फेयर, और इसके बाद फिर एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से पृथ्वी की परतें हैं, यानी कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर इसके बाद मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो अब इसमें कह रहा है कि तापमान और आर्द्रता का संबंध वायुमंडल से है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो इसको हम सरफेस मान लें। इस सरफेस से लगभग 16 किलोमीटर आप ऊपर जाइए इधर, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 किलोमीटर, यानी ये ध्रुवों की तरफ है और ये इक्वेटर के पास है। इक्वेटर के पास ऊंचाई अधिक होती है, किसकी? क्षोभ मंडल की, और ध्रुवों पर ऊंचाई कम होती है। अब इसका रीज़न क्या है, ये आगे हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखिए ध्यान से, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में 90% जो गैस है पूरे वायुमंडल का, वो इसी में विद्यमान है। अब क्या होता है कि जो तापमान घटता है और बढ़ता है, जैसे मान लो आज हमको अगर गर्मी लग रही है, इसका मतलब कि आज तापमान अधिक है। अगर हमें ठंडी लग रही है, इसका मतलब कि आज तापमान कम है। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि आज वर्षा हो रही है, इसका मतलब कि हमारे वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें नमी बहुत अधिक हो गई है। अब उसकी ग्रहण करने की क्षमता से अधिक नमी हो गई है, इसलिए वो क्या हो रहा है, नीचे की ओर फॉलिंग हो रहा है। किसके रूप में? ड्रॉपलेट्स के रूप में, जल की बूंदों के रूप में, हिमकण के रूप में वो नीचे आ रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यानी इस क्षोभ मंडल में अगर देखें तो इसका संबंध मौसम में होने वाले परिवर्तन से है,
यानी मौसम संबंधी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अब देखो क्या होता है कि जो इसमें गैसेस हैं, हमने कहा 90% गैसेस यहाँ पर हैं। अब सूर्य से जो ऊर्जा आती है, वह सूर्य से ऊर्जा जब आती है पृथ्वी की सतह की ओर, तो पृथ्वी की सतह ऑब्जर्व करती है और पृथ्वी की सतह ऑब्जर्व करने के बाद इसको निष्कासित करती है। और निष्कासित कहाँ करेगी? वायुमंडल में। तो वायुमंडल नीचे से क्या होने लगेगा? धीरे से धीरे गर्म होने लगेगा। तो वायुमंडल में जो गैस हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, वही एनर्जी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो तापमान बढ़ने का मतलब क्या है? वायुमंडल में हाई एनर्जी आ जाना, यानी हीट वायुमंडल में अगर अधिक आ गई तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो वायुमंडल का ही तो संबंध हो गया तापमान से। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि तापमान बहुत कम है, इसका मतलब हमारे वायुमंडल में हीट बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान का घटना हो या तापमान का बढ़ना हो, इनका संबंध सीधा सा किससे है? तो हम कहेंगे हमारे एटमॉस्फेयर से है, वायुमंडल से। साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूं कि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वायु में उपलब्ध जलवाष्प की मात्रा, उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर हम कहें जलवाष्प की मात्रा वायु के द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता से अधिक हो जाती है, तब ऐसे में वर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है और यह वर्षा नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती है। नीचे की ओर जल की बूंदें आती हैं। इसका मतलब यह है कि आर्द्रता जो है वह कहाँ घटेगी बढ़ेगी? तो हम कहेंगे हमारे वायुमंडल में घटेगी बढ़ेगी। तो तापमान घटना हो या बढ़ना हो और चाहे आर्द्रता हो, इनका संबंध किससे है? तो हम कहेंगे वायुमंडल से। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो लास्ट स्टेटमेंट, यानी ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट कहता है कि वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त केवल ठोस कण, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा गलती हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देख रहा है कि गैस के अलावा क्या केवल ठोस कण होते हैं? तो हम कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ठोस के साथ साथ जल कण भी होते हैं और गैस होते हैं, यानी तीनों से मिल करके कंपोजिशन बनता है। यानी कि अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गैस भी है, इसमें सॉलिड भी है और इसमें लिक्विड भी है, यानी तीनों हैं। जैसे अगर हम देखें इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, अब वो गैस का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, उसको हम समझाएंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा तो कंपोजिशन का। जैसे आप नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन देखो, आर्गन देखो, नियान देखो, जिनॉन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, ये सारी गैसें इसमें भरी हुई होती हैं। तो गैसें तो है ही हैं। खैर वहीं पर इसमें डस्ट पार्टिकल यानी सॉलिड धूल कण आप देखेंगे इसमें मिलेगा, शैवाल कण मिलेगा, पराग कण मिलेगा, है ना, पोरेंस मिलेंगे, पैलेट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं साथ साथ इसमें ऐसे जल के कण भी होते हैं जो वर्षा के लिए तो निलंबित दशा में होती हैं, उनसे वर्षा कभी नहीं होती है, लेकिन वह सूक्ष्म मात्रा में बहुत ही छोटे साइज में वायुमंडल में पड़े रहते हैं। जैसे आप देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, नहीं, आइस पैलेट्स हैं, आइस क्रिस्टल्स हैं, ये सब यहाँ पर वायुमंडल में रहते हैं। तो वायुमंडल का जो कंपोजिशन है वो ठोस, तरल और गैस तीनों से मिलकर के होता है, ना केवल गैस और सॉलिड से। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये हो जाएगा रॉन्ग। तो पहला और दूसरा तीसरा यानी करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सी ऑप्शन इसका 1 2 3 करेक्ट है।